स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन किसी विशेष क्रिया हेतु नियमों द्वारा व्यवस्थित पहुंच के लिए मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन एक सूत्री प्रक्रम प्रकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उपभोक्ता तथा निर्माता के लाभ के लिए क्रियात्मक स्थितियों तथा सुरक्षा आवश्यकताओं, विशेष रूप से इष्टतम मितव्ययता के संवर्धन के लिए किया जाता है। यह विज्ञान, तकनीकी तथा अनुभव के एकीकृत परिणामों पर आधारित है, न केवल वर्तमान प्रयुक्त भविष्य विकास के लिए भी आधार ज्ञात करता है और प्रगति के साथ कदम मिलाता है। किसी भी देश में निर्मित सामग्री, टूल, उपकरण एक निश्चित मानक के होने चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रारंभ किया गया है, जो माप, तकनीकी मात्रकों, प्रतीकों, उत्पादन और प्रक्रियाओं, ज्ञान और भारण की सुरक्षा विनिर्देशन ISO संख्या युक्त अनेक पुस्तिकाओं द्वारा करता है। मानकों की परिभाषा मौखिक, लिखित अथवा किसी अन्य ग्राफी विधि अथवा किसी प्रारूप, नमूना अथवा व्यक्त करने की किसी अन्य विधि द्वारा किसी विशेष समय अंतराल में नियुक्ति, परिभाषा अथवा किसी इकाई की विशेष प्रकृति को विनिर्देशित करने अथवा मापन आधार एक भौतिक वस्तु, एक कर्तव्य, एक प्रक्रिया, एक क्षमता, उत्तरदायित्व का अधिकार, एक बर्ताव, एक ढंग, सामान्य विचार अथवा एक धारण के रूप में हो सकता है। भारतीय वस्तुओं को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विक्रय के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियां आवश्यक है। विभिन्न वस्तुओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS अपनी पुस्तिकाओं द्वारा मानक विनिर्देशित करता है। BIS केवल उसी माल को प्रमाणित करता है जब वह विनिर्देश पालन होता है। कुछ आवश्यक परीक्षणों में सफल रहता है। निर्माता BIS प्रमाण पत्र माल पर BIS ISI चिन्ह का प्रयोग स्वीकृत करता है। विभिन्न देशों में मानकीकरण के लिए अनेक संगठन हैं। मानक संगठन तत्संबंधी देशों के नीचे दिया गया है। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ISI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ISI या BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंडिया का है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। JIS जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जापान का। BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट BS यानी ब्रिटेन का। DIN डायरेक्ट इंडस्ट्री नॉर्मेल यानी जर्मनी का। घोस्ट यानी कि घोस्ट जो है रसिया का है। ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन अमेरिका का है। और BIS या ISI प्रमाण चिन्ह प्रणाली के लाभ, एडवांटेज ऑफ BIS या ISI सर्टिफिकेशन मार्क स्कीम। BIS प्रमाण चिन्ह प्रणाली में अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों को अनेक लाभ प्राप्त है। निर्माताओं, मैन्युफैक्चरर्स, उत्पादन क्रियाओं का धारा रेखन और गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति का प्रवेश। BIS द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति का स्वतंत्र ऑडिट, मानकीकरण द्वारा उत्पादन मितव्ययता का लाभ, अंतर्राष्ट्रीय तथा समुद्र पार बाजार में उत्पादन की उत्तम छवि, थोक खुदरा भंडारकों और उपभोक्ताओं का विश्वास तथा साख। ISI चिन्ह उत्पादनों को संगठित खरीदारों, केंद्रीय और राज्यकीय सरकारों, स्थानीय निकायों, संस्थागत तथा व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा वैधता। कुछ संगठित खरीदार ISI चिन्ह माल के लिए उच्चतर मूल्य देते हैं। भारतीय औद्योगिक बैंक IDBI तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय प्रलोभन टू कंज्यूमर। अब बात करते हैं एक स्वतंत्र तकनीकी राष्ट्रीय संगठन से अनुरूपता मानक उत्पादन को चयनित करने में सहायता। उपमानक गुणवत्ता होने वाले ISI चिन्हित उत्पादनों को निःशुल्क प्रतिस्थापन, शोषण तथा धोखे से रक्षा, जीवन और संपत्ति संकट के लिए सुरक्षा का आश्वासन। टू ऑर्गेनाइज्ड परचेजर्स कॉन्ट्रैक्ट समापन के लिए सुविधाजनक आधार, क्रय माल पर व्यर्थ निरीक्षण, परीक्षण के समय, श्रम और धन की बचत। ISI की चिन्हित उत्पादन जो होता है, ISI के चिन्हित उत्पादन
होने पर निःशुल्क प्रतिस्थापन होता है। टू एक्सपोर्टर मतलब टू एक्सपोर्टर्स जो होता है मान्य जहाज़ों में निरीक्षण पर छूट जब स्वीकार हो। निर्यात कॉन्टेक्ट समापन का सुविधाजनक आधार। निर्यात निरीक्षण अधिकारियों के लिए एक्सपोर्ट एक्सपेंशन अथॉरिटीज गहन निरीक्षण बिना देश से माल का निर्यात, फलस्वरूप व्यय, समय और श्रम की बचत। राष्ट्रीय कोड का परिचय यानी इंस्ट्रक्शन टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल कोड नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल कोड कुछ भारतीय मापदंडों का वर्णन करता है जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के कुछ आयामों का निर्धारण करता है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि कोड के स्वतंत्र भाग या प्रभाव का अध्ययन किया जाए और इसका संयोजन भारतीय मापदंडों के साथ किया जाए। इसमें भाग 8 के भाग और प्रत्येक भाग में अनेक प्रत्येक प्रभाव में विभिन्न इलेक्ट्रिकल सामग्रियों या उपकरणों और साधनों आदि का वर्णन दिया गया है। यहाँ 20 भाग के प्रभाव दिए गए हैं जो दिए गए आयामों का वर्णन करते हैं। पिक्चर 1 20 भाग प्रत्येक प्रकार का संदर्भ नीचे दिया गया है। अनुभाग 1 प्रभाग 1 NEC संभावनाओं का वर्णन करता है। अनुभाग 2 सामग्रियों की परिभाषा संदर्भ सहित बताता है। अनुभाग 3 चित्रों के लिए ग्राफिक चिन्हों का समावेश करता है। अक्षर, चिन्ह और संकेत का समावेश करता है जो आगे विवरण के रूप में प्रयुक्त हो। अनुभाग 4 चित्रों के बनाने के निर्देशों का समावेश करता है। वह इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी जो चार्ट और टेबल दर्शाता है और कंडक्टरों को बनाने के लिए निर्देश देता है। अनुभाग 5 इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी में नाप की पद्धति का समावेश। अनुभाग 6 AC और DC वितरण के आदर्श मान दिए गए हैं। करंट रेटिंग के वोल्टेज को वरीयता और आदर्श फ्रीक्वेंसी पद्धति बताता है। अनुप्रभाग 7 डिजाइन और मूलभूत सिद्धांत गिनाता है और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के तरीकों को सूची देता है। अनुभाग 8 जो होता है इमारतों की विशेषताओं को निर्देश देता है। उनमें लगने वाले इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का वर्णन करता है। अनुभाग 9 में इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए आवश्यक संरचना के डिजाइन का समावेश करता है। अनुभाग 10 में सर्किट का अनुवास्य दिशा निर्देश समावेश है। अनुभाग 11 इलेक्ट्रिकल पावर प्रयुक्त करने वाली इमारतों में इंस्टॉलेशन की आवश्यकता का वर्णन। अनुभाग 12 में साधनों को चयन का सामान्य मापदंड बताता है। अनुभाग 13 में इंस्टॉलेशन के समान सिद्धांत बताता है और चालू करने से पहले जाने वाले परीक्षण के समान दिशा निर्देश स्पष्ट करता है। अनुभाग 14 में जो होता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में की जाने वाली साधारण अर्थिंग की समानता आवश्यकताएं बताता है। कोड के संबंधित भाग में निजी इंस्टॉलेशन की विशेष आवश्यकताओं का वर्णन दिया गया है। अनुभाग 15 में इमारतों को बिजली संरक्षण देने के आधारभूत दिशा निर्देशों का समावेश हुआ और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की पद्धति समावेश किया गया। अनुभाग 16 में इमारतों में कम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के संरक्षण की आवश्यकताओं का वर्णन। अनुभाग 17 में न्यून पावर फैक्टर के कारण बताता है कि इसमें ग्राहक इंस्टॉलेशन की सुधारने की दिशा निर्देश देता है। अनुभाग जो 18 होता है बिजली की बचत दृष्टि से किए जाने वाले उपकरणों के चयन का मापों का समावेश। अनुभाग 19 में इलेक्ट्रिकल कार्य के सुरक्षा उपायों का अभ्यास की दिशा का निर्देश दिए गए हैं। अनुभाग 20 जो होता है इंजीनियरिंग कार्य में संदर्भ हेतु बार बार देखे जाने वाले टेबल दिए गए हैं। केवल भाग का विवरण दिया गया है। अन्य भागों में आप इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सामग्रियों, उपकरण तथा साधन के संदर्भ देख सकते हैं। भार जो होता है भारों को उठाना यानी कि लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ लोड्स। अनेक सूचित दुर्घटनाओं में चोटें लगती है जो भार को उठाते और ले जाते समय घटित होती है। एक विद्युत कर्मी को एक भारी वैद्युत मोटर एक सीमित स्थान में स्थापित करके तार संबंधन तथा त्रुटिपूर्ण उत्तोलन तकनीकी चोट में फलित हो सकती है। अधिक भार के कारण चोट लगे ऐसा आवश्यक नहीं है। चोट प्राय किन कारणों से लगती है? मांसपेशियों और जोड़ विकृत होते हैं या पीठ में चोट के लिए विशेषकर सत्य है। उत्तोलन की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया से पीठ में लगने वाली चोट सर्वाधिक समान है। भार के साथ
भार के साथ कहता है, भार के साथ किसी वस्तु से टकराने पर भी लग सकती है चोट। चोटों के प्रकार और उनसे बचने के उपाय, टाइप ऑफ इंजरी एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। कट जाना और छिल जाना, कट जाना, छिल जाना और कट जाना, छिल जाना निम्न कारण हो सकता है, टुकड़े और पैनों अथवा नुकीले प्रक्षेपों के कारण। यह इस तरह से उठाने से भी हमको पैरों में चोट लग सकता है, कमर में मोच आ सकता है। चमड़े के दस्ताने रक्षण के लिए समान रूप से यथेष्ट होंगे, लेकिन इसको सुनिश्चित करने के लिए भार की जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़े आकार और भारी वस्तु को उत्तोलन में शारीरिक संपर्क भी सम्मिलित होते हैं। पैरों अथवा हाथों का कुचलन यानी क्रशिंग ऑफ फीट और हैंडल्स। पैरों तथा हाथों की ऐसी स्थिति रखनी चाहिए कि वे भार से दब न सके। यह सुनिश्चित करने के लिए हाथों और उंगलियों पर भार से दबकर कुचल न जाए, लकड़ी की वेज का प्रयोग करना चाहिए। लोहे के टू कैप्स जटिल सुरक्षा जूते पाँव की रक्षा करेंगे। यह है आपका इंडस्ट्रियल बूट्स और ये स्टील टॉप कैप है। स्ट्रेन टू मसल्स एंड जॉइंट्स की विकृति जोड़ों मांसपेशियों में उत्पन्न विक्रिया के निम्न कारण हो सकती है। ऐसे भार का उत्तोलन जो अत्यंत भारी अथवा त्रुटिपूर्ण विधि से उत्तोलित किया गया है। उत्तोलन के समय ऐंठन तथा झटके जैसे कायिक और भद्दी चालों मांसपेशियों के भीषण विक्रिया उत्पन्न कर सकती है। अत्यधिक भार अथवा त्रुटिपूर्ण उत्तोलन विधि प्राय पीठ की ओर चोट का कारण हो सकते हैं। और स्टूप लिफ्टिंग गोलाकार पीठ रखते हुए खड़ी स्थिति में उत्तोलन से पीठ की चोट का भय अधिक हो जाता है। मानव रीढ़ एक उत्तम क्षमता उत्तोलन की यंत्र नहीं है और सुगमता से क्षतित हो सकती है। त्रुटिपूर्ण तकनीकी प्रयोग में लाई जाती है। गोलाकार पीठ पर प्रतिबल रीढ़ को सीधा रखने की तुलना में 6 गुना अधिक हो सकता है। पिक्चर 3 में निवृत्त उत्तोलन एक उदाहरण प्रदर्शित करता है। अब यह पिक्चर्स में जो इस तरह से हमारा रीढ़ में मोच आ सकता है। प्रिपेयरिंग टू लिफ्ट उत्तोलन के लिए कैसे तैयार रहें। उत्तोलन से पहले आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। किसी भार को उत्तोलित अथवा प्रस्तुत करने से पूर्व अपने से निम्न प्रकार प्रश्न पूछे। कोई मनुष्य जितना भार उत्तोलित कर सकता है। आयु, मनुष्य कितना भार उसका आयु, शारीरिक संरचना और परिस्थितियाँ जैसे दूसरे स्वास्थ्य कारकों के अनुसार विभिन्न होगा। इस बात पर भी निर्भर होगा कि क्या वो अधिक भार को उत्तोलित और प्रस्तुत करने का आभासी है। निम्न कारणों से वस्तु को उत्तोलित करने से ले जाना कठिन होता है। केवल भार ही एक ऐसा कारक नहीं है जिससे वस्तु को उत्तोलित करना और ले जाना कठिन हो जाता है। वस्तु का आकार, आकृति किसी वस्तु के प्रस्थान को कठिन बना देती है। सुगठित यानी सुगठित वस्तुओं को शरीर से सटाकर ले जाई जाती है और उनका तुलना में जिनको उत्तोलित करने के लिए भुजाओं को शरीर के सामने फैलाना पड़ता है। पीठ और पेट पर 6 गुनी विक्रिया उत्पन्न होती है। हस्त, पकड़ अथवा प्राकृतिक प्रहस्तन बिंदुओं की अनुपस्थिति में भार को उत्तोलित करना और ले जाना कठिन हो जाता है। करेक्शन एंड मैनुअल लिफ्टिंग टेक्निक गति की दिशा में स्थिर होकर भार पर पहुंचे टांगों को कुछ दूर रखते हुए उत्तोलित किए जाने वाले भार को शरीर के समीप उत्तोलन का प्रारंभ उत्तोलन के संतुलित पालती मार की स्थिति में होना चाहिए। एक सुरक्षित कसी हुई हस्त पकड़ सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि भार को लेने से पहले पीठ को सीधा करके अधिकतम संभव ऊर्ध्वाधर स्थिति में शरीर के समीप रखना चाहिए। पिक्चर्स 4 में इस तरह से दिखाया गया है। भार को उठाने के लिए टांगों को सीधा करें। सुनिश्चित होता है कि उत्तोलन प्रक्रिया का सही संचलन हो रहा है और जांघों की शक्तिशाली मांसपेशियों और हड्डियों का उसे ग्रहण कर रही है। सीधा होते समय नीचे भार को न देखें और सीधा सामने देखिए। इसके झटके अथवा विक्रिया बिना सरल प्राकृतिक गति सुनिश्चित होगी। ये पिक्चर्स 5 में इस तरह से दिखाया गया है। 6 में उत्तोलन पूरा करने के लिए शरीर के ऊपरी भाग को ऊर्ध्वाधर स्थिति में उठाएं। जब कोई भार व्यक्ति को अधिकतम उत्तोलन सीमा के लगभग सीधा पर उठाने से पहले कूल्हे पर कुछ चुकना भार को प्रति संतुलित करने के लिए आवश्यक होगा, जो पिक्चर 6 में दिया गया है। भार को भले प्रकार लगाए हुए स्थानों पर ले जाए जहां उसे रखना है। मुड़ते समय कमर से न मोड़कर पूरे शरीर को एक साथ मोड़े। पिक्चर 6 में इस तरह से भार को उठाकर ले जाना चाहिए। लोअरिंग ऑफ भार को उतारना यानी कि लोअरिंग ऑफ द लोड सुनिश्चित करें कि बीच में कुछ बाधा रूप पड़ा न हो। घुटनों को
अर्धपालथी स्थिति में मोड़े, भार को न देखते हुए सीधा सामने देखें और पीठ तथा सर को ऊर्ध्वाधर रखें। उतारने के लिए अंतिम चरणों कोहनियों को जंघाओं पर टिका लेना आवश्यक सहायक होगा। जो पिक्चर 7 में इस तरह से दिखाया गया है। और भारी उपकरण को हटाना, जैसे मूविंग हैवी इक्विपमेंट, निम्न से किसी एक विधि द्वारा व्यवसाय भारी उपकरण को हटाया जाता है, जैसे क्रेन और स्लिंग्स के द्वारा, उत्पंदन के द्वारा, जैसे कि चरखी के द्वारा, यंत्र चालन प्लेटफॉर्म के द्वारा, लेयरों और रोलर्स के द्वारा, जैसे क्रेन और स्लिंग्स के द्वारा। यह विधि कब कभी भारों को तुलित करना और ले जाना होता है और प्रयोग में लाई जाती है। जो पिक्चर्स 1 में दिया गया है, जो स्लिंग्स के द्वारा हम लोग कैसे उठा सकते हैं। कट अपघर्षण, निष्घर्षण, फेयरिंग और संरक्षण के लिए उत्पादन की जांच करें। क्षतिश उत्पादन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक से अधिक उत्पादन का प्रयोग करते समय भार को यथासंभव समरूपता से वितरित करें। उत्पादन को ऊर्ध्वाधर से के जितना अधिक समीप हो सके रखें। विंचेज जो होता है, चरखियों का प्रयोग अधिक भार को पृथ्वी के अनुदिश खींचने के लिए होता है। क्रेन्स और उत्पादन विद्युत चलित पिक्चर 2 अथवा हस्त परिचालित हो सकती है, जो पिक्चर 3 में दिया गया है। पिक्चर्स 2 में गया है, इसको बोलते हैं पावर ड्राइवर। इसको क्या बोलते हैं? पावर ड्राइवर। पिक्चर 3 में इसे दिया गया है जैकिंग्स लॉक्स विथ होल्स फॉर 12 हैंडल ड्राइवर्स विंचेज। और सुनिश्चित कर ले कि चरखी का सुनिश्चित कार्यभार SW कार्य के लिए श्रेष्ठ है। चरखी को ऐसे ढांचे से बांधे जो खिंचाव का प्रतिकार कर सके। खुली भूमि पर भूमि में लंबी निहाइयों गांठ कर चरखी को उनसे सामने बांध दे। एक उपयुक्त उत्बंधन चयनित कर उसे भार के आधार के चारों लपेट दे और उसे चरखी हुक से बांध दे। कुछ भारी वस्तुओं विशेष लग जैक्सन और रज्जुकर्षण के लिए वेल्ड कर दिए जाते हैं। सुरक्षा हेतु सेफ्टी कंसिडरेशन, जैसे कि किसी चरखी का प्रयोग करते समय जांच ले कि ब्रेक अथवा रेचेट यांत्रिक कार्यकारी स्थिति में है और उसको नियंत्रित करना आपको आता है। हाथों और अंगुलियों को गियर्स पट्टियों में यथेष्ट दूरी पर रखें। बियरिंग और गियर्स को स्नेहित और ग्रीसित करने यानी यंत्र चालन प्लेटफॉर्म मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म व्यवसाय में भारी उपकरण को ले जाने के लिए एक युक्ति है, जो पिक्चर 4 में उपकरण के भारी विधि दर्शाते हैं। यह इस तरह से दर्शाते हैं। व्हील्स है और यह जैक्स है। सुविधाजनक ऊंचाइयों पर भार के चारों ओर एक उपयुक्त उत्पादन लपटे चरखी के हुक से उत्पादन को जोड़ दे और भार को प्लेटफॉर्म पर खींच ले जब तक कि गुरुत्व केंद्र सामने के पीछे वाली पट्टियों के बीच नहीं आ जाता। जैक्स को नीचे लाए जब तक कि प्लेटफॉर्म पट्टियों पर नहीं आ जाता। उतारने के लिए प्रक्रिया को प्रतिलोमित क्रम में अनुपालित करें। पट्टा और बेलनों के प्रयोग द्वारा यूजिंग ए लेयर एंड रोलर्स। कभी कभी भार भूमि पर उसके आधार के ऊंचे नीचे होने के कारण अथवा यथेष्ट न होने के कारण नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे भार को पट्टे पर जो बेलनों पर आधारित है उसे रखें। पिक्चर 5 में दिया गया है। इसको बोलते हैं राउंड बार्स और ये पैलेट्स है। पकड़ सकने की सुविधा के लिए सुनिश्चित कर ले कि छड़े यानी यथेष्ट लंबे और वो इधर उधर निकल ले रहते हैं।